में चलता है। तो आप अगर दोनों में इसमें से किसी भी एक में स्टडी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स थ्योरी। जो पार्ट 1 है, उसमें हम अप्लाइड मैकेनिक्स थ्योरी की बात करेंगे, और जो पार्ट 2 है, उसमें अप्लाइड मैकेनिक्स जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 1 है अप्लाइड मैकेनिक्स थ्योरी में हम पहला चैप्टर लेके आए हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, कोई भी चीज़ है, अगर उसका हमको बेसिक नहीं पता है, तो हमको स्टडी करने में बहुत ही हार्ड लगता है। और हमको अगर बेसिक पता हो गया, तो हम उस सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ते हुए चले जाएंगे, और कहीं पे हमको रुकने की या कहीं पे हमको कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी तरह हम बात करने वाले हैं पहले बेसिक टेक्निक्स है, उसमें जो उसका बेसिक है क्या क्या है। तो दोस्तों हमने पहले किया इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, क्योंकि क्योंकि हमको मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या है उसकी उसकी इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन परिचय परिचय होना होना जरूरी है। जरूरी है। तो तो दोस्तों दोस्तों, मैकेनिक्स मैकेनिक्स जो है वो वो क्या करता है? मैकेनिक्स मैकेनिक्स द द मैकेनिक्स मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस साइंस विच which डील्स विद deals with फोर्स force एंड द and the इफेक्ट effect ऑन on बॉडी body ऑन on विच which द the एक्ट act इज is फाउंडेड founded be बेसिक। basic concept। तो मैं बताना चाहूँगा, जो जो हमारा हमारा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हमारा मैकेनिक्स है वो क्या बताता है। साइंस की वह ब्रांच है, विज्ञान की वह ब्रांच है, जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे फोर्स और उनके इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। और यहाँ पर हम उन्हीं के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, इसको जानने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अपने डिजाइन में या किसी मशीन के एनालिसिस में या उसको स्ट्रक्चर बनाते समय उसका विश्लेषण करने में हमें इस मैकेनिक्स का बहुत ही यूजफुल होता है। तो हम बात करते हैं, जो मैकेनिक्स है उसको हम दो भागों में बांटे हैं। तो पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक मैकेनिक्स वो होती है जब कोई बॉडी या जब कोई पिंड स्थिर अवस्था में होती है। अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा होता है स्टैटिक मैकेनिक्स। वहीं अगर बॉडी या कोई चीज है, पिंड है, वो चल रही है, मोशन में है, तब अध्ययन करते हैं, तब वो हमारा कहलाता है डायनेमिक मैकेनिक्स। जैसे हम यहाँ पर दिए हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो भागों में बांटे हैं, इसमें स्टैटिक्स में और डायनेमिक्स में। तो स्टैटिक्स में आप देख सकते हैं कि फिजिकल साइंस ऑफ बॉडीज इन रेस्ट। जब बॉडी हमारी रेस्ट में होती है, जब हमारी बॉडी स्थिर होती है, और तब हम स्टडी करते हैं बॉडी की, हमारी स्टैटिक मैकेनिक्स में आती है। वहीं पर अगर बॉडी चल गई और डायनेमिक में हो जाती है, गति अवस्था में हो जाती है, तो हम अगर इसमें भी दो पार्ट है, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। दोस्तों, हम इंग्लिश इसलिए बता रहे हैं कि इंग्लिश में आप समझ लेंगे, आगे आप इंग्लिश टर्म जब भी यूज होंगे आप समझ जाएंगे। तो काइनेमेटिक वो होती है जब बॉडी चल तो रही है, लेकिन उसमें जो फोर्स लग रहा है उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं। उसका फोर्स का जब मोशन, केवल मोशन में वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतना ही हम इसमें स्टडी करते हैं। लेकिन काइनेटिक जो है, इसमें फोर्स का भी केस स्टडी करते हैं। फोर्स लग रहा है तो कितना लग रहा है, सब की चीजें बारे में हम बात करते हैं। तो नीचे लिखा भी है, काइनेमेटिक विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनी रेफरेंस टू द काज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक वह ब्रांच है इसमें बॉडी के मोशन, बॉडी का मोशन है उसका स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी डिफरेंस टू द काज ऑफ मोशन, उसमें मोशन का कोई भी चीज नहीं लेते हैं। काइनेटिक्स हो गया, तो काइनेटिक्स है which deals with the relationship between force and resulting motion of bodies on which they act। काइनेटिक्स वह ब्रांच होता है जब कोई बॉडी मोशन तो कर रही है, लेकिन उसके बारे में उस पर फोर्स का भी स्टडी करते हैं, और उनको फोर्स और जो मोशन है उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। जैसे हम पता है F इक्वल टू होता है m ए, मतलब कि ए हो क्या हो गया, हमारा मोशन में है तभी एक्सेलरेशन आया, और फोर्स सब। अगर इस सब के बारे में बात करेंगे तो हमारा आएगा काइनेटिक्स में। तो अब बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है। इसके बाद हम समझ पाएंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। The branch of science which deals with the study of different laws of mechanics as applied to solution of engineering problems is called applied mechanics। दोस्तों, अभी तक तुमने मैकेनिक्स पढ़ा, अपने इंटर क्लास में भी पढ़ा होगा मैकेनिक्स, लेकिन यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिक्स के ला हैं उसको हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, जो हमारे इंजीनियरिंग समस्याएं हैं, उसको सॉल्यूशन, उसको हल करने में इसी का हम यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे होता है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला है कुछ डिफिनेशन है बेसिक, उसको हम जान लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ केवल डिफिनेशन की बात करेंगे, उसके फार्मूले नहीं बात करने वाले हैं, क्योंकि सभी चीज आप इंडेक्स सूची में देख भी चुके होंगे कि हम पार्ट वाइज इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों जो लेंथ होता है वो होता है दिस टर्म अप्लाइड टू द लीनियर डायमेंशन ऑफ ए स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन। यहाँ की लीनियर डायमेंशन होती है, जैसे लीनियर रेखा होती है उसको हम मापते हैं, वो चाहे लीनियर हो चाहे स्ट्रेट, वो हमारी होती है लेंथ। हर एग्जांपल अगर हम डायमीटर, कोई सर्कल है अगर उसकी डायमीटर नापें तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी स्ट्रेट लेंथ होगी। लेकिन अगर हम इसी के सर्कमफेरेंस जो परिधि है इस तरह अगर इसको मेजर करते हैं, इसकी कोई लेंथ होगी, लेकिन ये हमारी होती है कर्व लाइन होती है, उसको मेजर करते हैं लेंथ में। अब बात करते हैं एरिया। एरिया क्या होता है, टू डायमेंशन, इसमें केवल एल होता है लेंथ में, लेकिन एरिया में क्या है, साथ हमारे बी भी आ जाता है। इसमें टू डायमेंशन की बात करते हैं, टू डायमेंशनल साइज ऑफ शेप और सरफेस इज इट्स एरिया। दोस्तों अभी तक अगर हमारे पास रॉड है कोई, तो इस तरह लीनियर होगी, उसमें हम लेंथ ही नाप सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई रेक्टेंगल है तो इसमें दो डायमेंशन आ जाती है, एक एल आ जाती है, एक बी आ जाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका एरिया मेजर करेंगे। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, द टू डायमेंशनल साइज ऑफ अ शेप और अ सरफेस इज इट्स एरिया। द शेप में बी फ्लैट इन अ प्लेन और कर्व्ड। फॉर एग्जांपल हमारा एरिया है, जो शेप है वो फ्लैट भी हो सकता है या फिर कर्व में हो सकता है। कैसे, मान लीजिए हमारे पास कोई जमीन है, प्लॉट ऑफ लैंड है, उसकी साइज की बात करें तो हमारा कुछ इसी तरह दिखेगा, वो हमारा फ्लैट में आता है। लेकिन हमारे पास अगर कोई बल्ब है, आप देखेंगे बल्ब जो आपके घर पे लगा हुआ होगा, आपके रूम में भी लगा हुआ, वो बल्ब देखिए और उसका सरफेस देखिए क्या ऐसा है, कर्व टाइप है, तो हमारा आता है कर्व शेप में। और वहीं पे अगर बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल साइज ऑफ शाफ्ट, तो जो हमारी जो कोई शाफ्ट है उसका जो ये वाला एरिया है वो भी हमारा एरिया ही होगा सरफेस है। अब बात करते हैं वैल्यू। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हम बात करेंगे तो थ्री डायमेंशनल ऑफ और क्यूबिक मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स वैल्यू। दोस्तों इसमें तीन डायमेंशन की बात करते हैं, जैसे अभी इसमें क्या आ जाएगा, हमारी हाइट भी आ जाएगी। अब देखिए या फिर एक एग्जांपल और बोल रहा है, कोई भी सब्सटेंस या कोई पदार्थ है जितना स्पेस एटमॉस्फेयर में या कहीं पे रखने पे जितना स्पेस ग्रहण करती है, ऑक्यूपाई करती है, वो हमारा क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। दोस्तों हमने बात की लेंथ, एरिया, वॉल्यूम में। अब बात करते हैं फोर्स में। दिस टर्म इज अप्लाइड एनी एक्शन ऑन द बॉडी व्हिच टेंड्स टू मेक इट मूव। अगर हमारे पास दोस्तों कोई बॉडी है, उस पे हम ऐसा एक्शन लगाएं जो बॉडी को मूव कराने लगे, या फिर चेंज इट्स मोशन, या इसकी गति को चेंज कर दे, या फिर चेंज इट्स साइज एंड शेप, या इसकी साइज या फिर शेप को भी चेंज कर दे। दोस्तों आप यहाँ साइज और शेप में दोनों क्लियर कर लीजिए। साइज मतलब क्या है, यहाँ पे अगर एल एंड बी देखिए, हमने बी एरिया देखा, अगर हमारा एल है और ये क्या है, बी है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर हम लगाएंगे, मान लीजिए एल हमारा घट जा रहा है या लेंथ कम ज्यादा हो जा रही है, या फिर विड्थ जो है बी ये कम ज्यादा हो जाती है, हमारी आती है साइज में। वहीं पे अगर हमने यही चीज है, वहीं अगर हम फोर्स लगाए और कुछ ये इस तरह हो गया, तिरछा हो गया, कुछ शेप इसका चेंज हो गया, मतलब इसका आकार चेंज हो रहा है, मतलब रेक्टेंगल से ट्रायंगल बन जा रहा है, या रेक्टेंगल से ही कुछ स्क्वायर बन जा रहा है, वर्ग बन जा रहा है, तो हमारा होता है शेप में। हम बात करते हैं शेप की। A force is usually thought of push or pull, such as hand pushing against a wall or pull off a rope fastened to a body। दोस्तों जो फोर्स होता है वो दो टाइप से यहाँ बताया कोशिश किया है। होता है पुश, जिसको हम दबाते हैं, अगर हम कोई किसी चीज को दबा रहे हैं, प्रेस करें तो हमारी आती है पुश में, वो भी एक फोर्स है। वहीं पे पुल होता है खींचना, हम किसी चीज को खींच भी रहे हैं तभी वहाँ एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई वाल है और उसको हैंड अपने हाथ से धक्का दे रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी एक पुश फोर्स है। वहीं पे अगर हम कोई वाल पे हो गया और वहीं एक रस्सी है जो एक बॉडी में एक चीज किसी चीज में बंधी हुई है, उसको खींच रहे हैं, तो हमारी क्या होगी, पुल फोर्स होगी, उसको हम पुल कर रहे हैं। बात करते हैं प्रेशर की।
द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। दोस्तों हम जब फोर्स लगाएंगे तो किसी एरिया पे लगाएंगे, वही बोल रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया आर टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑन विच इट एक्ट्स इज नोन एज प्रेशर। हम जो फोर्स लगा रहे हैं कितने एरिया पर ऐड कर रहा है, अगर उसी का हम रेशियो निकाल लें फोर्स अपॉन एरिया तो हमारा कहलाता है प्रेशर। वाटर प्रेशर अगेंस्ट फेस द डैम, जो हमारे पास अगर हम देखें डैम बना होता है, जो वाटर होता है वो प्रेशर लगाता है। इसी तरह स्टीम प्रेशर भी बॉयलर में लगता है। अर्थ प्रेशर अगेंस्ट रिटेनिंग वाल, अगर हमारे पास कोई रिटेनिंग वाल है क्या करेगा, अर्थ प्रेशर को रोकता है। जो हमारे पास रिटेनिंग वाल वो होती है कि कोई दीवार है जिसके पीछे मिट्टी भर देते हैं और वो मिट्टी के भराव को रोकती है, तो हमारी रिटेनिंग वाल कहलाती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें मैकेनिक में, इसलिए हम ऐसे टर्म्स यूज कर रहे हैं जो हमारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। जैसे हमने बताया रिटेनिंग वाल, अभी तक शायद आपने ना सुना होगा, जैसे हमने बताया डैम। तो दोस्तों डैम जो होता है वाटर में के केस में यूज होता है, वाटर को रोकता है, और जो रिटेनिंग वाल होती है वो मिट्टी को रोकता है बहने से हटने से। अब बात करते हैं मास क्या है। The amount of matter contained in a body is called distance and formula problem mass difficult। दोस्तों बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी बॉडी में जितना उसका पदार्थ की मात्रा होगी वही हमारी कहलाती है मास या द्रव्यमान। अब क्या है, अगर अधिकतर क्या बात करते हैं मैकेनिक्स में मास को ही कंसीडर करते हैं, मास के ही लेते हैं, क्योंकि इसको हम मानते हैं कि ये क्या है कांस्टेंट है, चेंज होने वाला नहीं है। जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, हमारा हर जगह एक नियत होता है, चाहे पोल पे हो, चाहे इक्वेटर पे हो, चाहे ध्रुव पे हो, चाहे भूमध्य रेखा पर हो। तो दोस्तों वेट की बात करते हैं। द फोर्स with which a body is attracted towards the center of earth by the gravitational pull is called its weight। दोस्तों यहाँ बात हुई, एक फोर्स होता है जो जिसके द्वारा बॉडी अर्थ के सेंटर, पृथ्वी के केंद्र को अट्रैक्ट होती है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो हमारा होता है वेट। जैसे अगर हम बात करें मास, किसी चीज का वेट, किसी चीज का मास है m, और वहीं बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हम जिसे डिनोट करते हैं, और वेट को हम डिनोट करते हैं W से। तो जो रिलेशन आता है W इक्वल टू m इंटू g, वेट भार इक्वल टू हो जाता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण। The value of g is taken as 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों अगर हम बात करें एग्जैक्ट की तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हम अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन को अजीब बनाने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ये हमारा केस सिस्टम या फिर इसी तरह SI यूनिट का मात्रा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात करें डेंसिटी क्या है। दोस्तों मास, वेट, डेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। द वेट ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी और सब्सटेंस इज डेंसिटी। क्या लिखा, वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि यहाँ पर हमारा वेट होगा और वॉल्यूम क्या होगा, नीचे होगा। किसी इकाई वॉल्यूम में, मतलब 1 मीटर क्यूब में उसका कितना भार है वो हमारा बताता है डेंसिटी। दिस टर्म इज समटाइम्स कॉल्ड वेट डेंसिटी। तो यहाँ पे वेट डेंसिटी अगर हम यहाँ पे मास कंसीडर कर लेते हो जाती है मास डेंसिटी। मूवमेंट क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू कॉज रोटेशन अबाउट सम पॉइंट इज नोन एज मूवमेंट। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई एक रॉड है, हम यहाँ पे एक इसको कील ठोक दी है, अब यहाँ से हम फोर्स लगा के इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये बहुत सकते घूम जाए, इस साइज इस पोजीशन में आ जाए और यहाँ से घूम जाएगी। तो ये हमारा होता है दोस्तों मूवमेंट। हम आगे चल के रोटेशन टार्क की बात करेंगे। टार्क बिल्कुल रिप्रेजेंट करने वाली चीज होती है मूवमेंट और टार्क। मूवमेंट होता है, ध्यान दीजिए, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स होता है अगर वो किसी बॉडी को, किसी चीज को एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति रखता है, तो हम उसको मूवमेंट के बारे में नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं टार्क के बारे में। टार्क क्या है दोस्तों, मूवमेंट ऑफ टार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो हमारा द एक्शन ऑफ अ फोर्स व्हिच कॉजेज रोटेशन टू टेक प्लेस इज नोन एज टार्क। अगर किसी बल का वह एक्शन जो किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए किया जाता है
या अगर कोई फोर्स बॉडी को रोटेट कर रहा है तो वो हमारे टार्क के नाम से जाना जाता है। अभी हम इसको और क्लियरफाई करेंगे कि कहाँ यूज होता है टार्क। द एक्शन ऑफ अ बेल्ट ऑन ए पुली causes the pulley to rotate because of a torque। दोस्तों हमको पता है कि जब हम पुल्ली चढ़ाते हैं उस पे एक बेल्ट चढ़ाते हैं जिसको हम पट्टा बोलते हैं। पुल्ली के ऊपर क्या होता है बेल्ट। बेल्ट क्या होता है रोटेट करता हुआ फोर्स लगाता है और कपल फोर्स लगाता है। ऊपर वाला अदर डायरेक्शन में, नीचे वाला अदर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। उसके कारण क्या होता है हमारा जो पुल्ली होती है वो रोटेट करती है, जिसके कारण बेल्ट के कारण हमारे पास टार्क आता है। इसे लिखा है पुल्ली टू रोटेट बिकॉज ऑफ टार्क। टार्क के कारण बल घूर्णन के कारण ही हमारा पुल्ली क्या होती है घूम पाती है। दूसरे का एग्जांपल और अगर हमारे पास एक चाक है जिसको हाइड्रोलिक यूज करते हैं, उसका कोई पीस का टुकड़ा है, उसको एक हाथ में पकड़ लें और उसको ट्विस्ट करें अपने हाथों से, मोड़े तो क्या होगा? देखिए एक तो फिक्स है और एक रोटेट कर रहा है या फिर दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करें तो क्या होगा? इसमें एक टार्क उत्पन्न होगा। उस केस में क्या होगा? टार्क उत्पन्न होगा, जिसके कारण हमारा जो चाक है वो तो ट्विस्ट हो सकता है, अगर ट्विस्ट नहीं होगा तो शायद वो टूट जाएगा, स्नैप कर जाएगा। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आपको टार्क और मोमेंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो दोस्तों मास और वेट में अंतर क्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है या आपके छोटे भाई बहन होंगे जो अभी हाई स्कूल या इंटर होंगे वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि मास और वेट में अंतर क्या है। यहाँ पर हमने कुछ मास और वेट में डिफरेंस लाया है, उसको आप समझ सकते हैं। तो मास जो है इट इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। अगर कोई बॉडी में जितनी पदार्थ की मात्रा होती है वो हमारी कहलाती है मास, द्रव्यमान। और वेट क्या होता है? इट इज द फोर्स विद व्हिच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ये वो फोर्स होता है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। दोस्तों जब हम बोलते हैं बॉडी, इसका मतलब होता है हमारा पिंड से कोई पिंड हो गया। इट इज मास में बात करें इट इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। मास सभी धरती पर एक नियत होता है, लेकिन जो वेट होता है अलग अलग स्थानों पर बदल जाता है, उसकी द्रव्यमान बदल जाता है, क्योंकि हमारे पास जो जी का मान होता है वो जी कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। इस कारण इट रेजिस्ट मोशन इन द बॉडी। जो मास होता है वो उस बॉडी पिंड की गति को रोकता है, जिसमें गति न हो पाए। जो वेट होता है वो बॉडी में मोशन को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। भाई मास तो रोकता है कि वो जो बॉडी है वो रुकी रहे, लेकिन वेट क्या है? वेट अगर आ गया तो वो सोचता है कि हम यहाँ पे मोशन करने लगे, गति करने लगे। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसकी केवल मैग्नीट्यूड होती है, लेकिन वहीं पर वेट हमारा वेक्टर होता है। इसके साथ हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है। जैसे हम बात करते हैं W = M × G। जी अगर नीचे लग रहा है तो हमारी जी का देखते हैं, अगर जी नीचे लग रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, वहीं अगर जी अपवर्ड लग रहा होता है, बड़े होंगे तो निगेटिव लेते होता है। तो यहाँ पे हमको जी एक्सेलरेशन देखना पड़ता है कि कहाँ पे जो लग रहा है वेट किधर लग रहा है। मास की बात करें इट कैन बी मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी बैलेंस। इसको हम एक आसानी से एक तराजू द्वारा जो बैलेंस होता है उसके द्वारा हम माप सकते हैं। जो दोस्तों आप देखे होंगे एक इधर एक प्लेट होती है, एक इधर प्लेट होती है, और यहाँ पे आपका ये वाला जो बैलेंस है, ये वाला जो तराजू होता है, ये वाला जो तुला होता है, इसके द्वारा हम मास को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको वेट मेजर करना है तो इसके लिए हमको एक स्प्रिंग बैलेंस की जरूरत होती है। मान लीजिए यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है, यहाँ पे प्लेट होते हैं, इसके ऊपर हम क्या रख देते हैं? एक वेट रख देते हैं W। उसके द्वारा हम क्या मापते हैं? वेट मापते हैं। मास होता है वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो वेट है वो अर्थ होता है, सेंटर अर्थ के सेंटर पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जी का मान जीरो हो जाता है, और जब M × जीरो करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा W जीरो हो जाएगा। इसलिए हमारा जो वेट होता है सेंटर पर जीरो होता है। मास की बात करें इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम इन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स एज वेल एज SI। तो अगर हम MKS यूनिट की बात करें या फिर SI यूनिट की बात करें, अगर हम मास में मेजर करें तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। अगर बात करें वेट की, इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम वेट, या फिर लिखा होता है किलोग्राम वेट और फिर kgf इन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इन न्यूटन SI यूनिट। दोस्तों SI यूनिट और MKS यूनिट अलग अलग है। फिर MKS की बात करें तो हम kg किलोग्राम वेट या फिर kgf लिखते हैं। वही अगर बात करें SI यूनिट में हम उसको लिखते हैं न्यूटन। SI यूनिट में हम क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं।
तो ये हुआ हमारा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब बात करते हैं वर्क क्या है। The energy developed by a force acting through a distance against a resistance is known as work। दोस्तों देखिए, एनर्जी जो लगती है किसी फोर्स, अगर हम फोर्स समझने की कोशिश करिए, एनर्जी डेवलप्ड, जो एनर्जी डेवलप होती है बाय ए फोर्स एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस। कोई मान लीजिए, इसका सारी भाषा मुझे समझाना चाहिए, कोई बॉडी है, फोर्स लगा करके वो को ले जाते हैं, तो उसके बाद जो उसमें एनर्जी आती है वो हमारा कहलाता है वर्क। जैसे यहाँ दिया है, द डिस्टेंस में बी along a straight line और एक along a curve path। आप इसको समझ चुके हैं। when the distance is linear, क्या हमारा डिस्टेंस लीनियर होता है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। फोर्स लगाकर हम किसी चीज को कितनी दूर तक इसको डिस्प्लेसमेंट किए, कितनी दूर तक उसको ले गए, उसका मल्टीप्लाई होता है हमारा वर्क। कब? जब हमारी जो पाथ है, जो लाइन है वो स्ट्रेट होती है, तब हमारा होता है F इंटू टी। लेकिन वहीं पर when the distance is along a circular path, the work can be found from work equal to torque into E। दोस्तों ये फॉर्मूला ये भी है टी, ठीक है। अब क्या है, जैसे हमने सांप को घुमाया यहाँ पे, कोई इस तरफ रोटेट करेगा, कितना टार्क लगाया, इधर लगेगा, एक इधर काम कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा होगा, जो टार्क लगेगा उसमें कितना एंगल ये घुमा, उसका मल्टीप्लाई होता है हमारा वर्क। When distance along, ये हो गया सर कॉमन फॉर्म ऑफ वर्क इंक्लूड अ वेट लिफ्टेड थ्रू अ हाइट। Common forms of work include a weight lifted through a height, a pressure pushing a volume of substance, torque causing the shaft to rotate। हम कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे हम किसी बॉडी को, किसी वेट को कुछ ऊंचाई तक उठाते हैं, तब हम वहाँ वर्क करते हैं आ हाइट तक। अब प्रेशर पुशिंग अ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, कोई आयतन है, किसी आयतन पदार्थ कोई आयतन है, उसको हम अगर प्रेस कर रहे हैं तब हम वहाँ पे वर्क करते हैं। या फिर किसी शाफ्ट को घुमा रहे हैं तो उसमें टार्क लगा करके तो वो भी हमारा क्या होता है, वर्क होता है। पावर की बात करें, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं वर्क, तो मेरे पास फोर्स इंटू डिस्टेंस आता है, वहीं पर अगर हम पावर की बात कर रहे हैं तो एक यूनिट टाइम में हम कितना वर्क कर रहे हैं उसी का रेशियो होता है हमारा पावर। जैसे P इक्वल टू हो जाएगा W बाई टी। एक सेकेंड में या एक टाइम में, एक घंटे में कितना काम कर पा रहा है वो हमारी शक्ति होती है, जिसको बोलते हैं शक्ति। दोस्तों इसी तरह हम पावर डिफाइन करती है। दोस्तों हम इसको इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर हमको ये समझ में आया है, आगे की चीजें आसानी से हम समझ पाएंगे और क्या मैकेनिक से क्या कहना चाहता है वो हम आसानी से जान पाएंगे और ये सब बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। A rigid body is one which does not change its shape and size under the effect of force acting over it। मान लीजिए सर हमारे पास कोई बॉडी है, उसमें हम कोई फोर्स लगाएं, उसका कुछ ना कोई हाइट होगा, कुछ भी हाइट होगा, कुछ लेंथ होगा, कुछ चौड़ाई होगी, सब कुछ होगा। अगर फोर्स लगाया और उसमें किसी भी साइज में उसमें कुछ अंतर आ गया तो रिजिड बॉडी नहीं मानी जाएगी, वो बॉडी हमारी हो जाएगी इलास्टिक बॉडी। इसलिए बोल रहा है ऐसा बॉडी, ऐसा पेन या फिर ऐसा कोई भी चीज, आपके पास पेन भी हो सकती है, कोई भी ऐसा चीज हो सकता है जिसमें चाहे जितना फोर्स लगा दे उसके आकार में और उसके साइज में, उसकी जो सीमाएं हैं, लेंथ, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी चेंज ना हो तो हम उसको एक रिजिड बॉडी मानते हैं। इसलिए बोला है रिजिड बॉडी व्हिच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर इट। वही बोल रहा है। तो अगर हमने देखा जाए इन रियल सेंस नो सॉलिड बॉडी परफेक्टली रिजिड। देखा जाए यहाँ पे कोई बॉडी ऐसा नहीं है कि अगर हम उसमें कोई फोर्स लगाएं तो उसके शेप और साइज में कोई अंतर ना हो। इसलिए अगर
इन इक्विपमेंट्स क्या होता है, डिफॉर्मेशन चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन वेरियस। अगर कोई छोटा सा बहुत ही निग्लिजिबल छोटा सा चेंज हो रहा है तो इसको बॉडी मान लेते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इसको स्केलर में पढ़े होंगे आप अदिश राशि और वेक्टर पढ़े होंगे सदिश राशि। दोस्तों यही है यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आप यहाँ समझ गए होंगे स्केलर क्या होती है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारा होगा मास, वॉल्यूम, टाइम एंड डेंसिटी। किसकी यूज होती है केवल आप अदिश राशि और वेक्टर पढ़े होंगे सदिश राशि। दोस्तों यही है यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आप यहाँ समझ गए होंगे स्केलर क्या होती है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारा होगा मास, वॉल्यूम, टाइम एंड डेंसिटी। किसकी यूज होती है केवल एग्जाम्पल की, जैसे स्केलर की केवल हमको मैग्नीट्यूड दिखाना होगा। लेकिन वहीं वेक्टर की बात करें, वेक्टर होता है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा किस दिशा में लगा रहे हैं उसको भी जरूरत पड़ती है। जैसे फोर्स है, फोर्स ये बॉडी है, तुम फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं या फिर इस तरफ लगा रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। तुम पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें क्या कर रहे हैं, हमारी डायरेक्शन जरूरत पड़ती है। वेलोसिटी हम इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं। एक्सेलरेशन भी होता है। हम देखिए बाइक चलाते हैं, एक टाइम आता है अगर हम जब एक्सीलेटर लेते हैं तुरंत क्या होता है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ा रहे होते हैं। अगर हम घटाते हैं तो क्या होता है, हमारी बाइक स्लो जाती है। तो उसमें हमको जरूरत पड़ती है एक्सेलरेशन मतलब कि दिशा की, उसको हम पॉजिटिव की ले रहे हैं या फिर माइनस ले रहे हैं। अगर माइनस करते हैं तो हमारी स्पीड घटती चली जाती है, जैसे हम एक्सीलेटर धीरे कम करते हैं तो गाड़ी हमारी धीरे धीरे होती चली जाती है। और उसी के लिए हम ब्रेक लेते हैं ताकि हमारा एक्सीलेटर कम हो जाए। और मूवमेंट की बात करते हैं, हमने मूवमेंट लिया अभी बताया था, एक बॉडी अगर हम उसको घुमा रहे हैं तो दोस्तों ये इस तरह घूमेगी या फिर नीचे फोर्स लगाने के बाद इस तरह घूमेगी। ये भी हमको पता करना जरूरी होता है कि किस तरफ घूमेगी। तो होता है मतलब मूवमेंट। और ये सब एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी के। दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी देखिए डायरेक्शन कैसे है। मान लीजिए कोई यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है, एक फोर्स वेक्टर है, जैसे मान लीजिए AB है जो 60 न्यूटन का है। हमने इसको किसी स्केल पर मान लिया, जैसे यहाँ पे मान लिया 1 बराबर 10 न्यूटन। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ पे एक खाना जो है वो 10 न्यूटन के बराबर है, जिसको हम एक स्केल पर डिनोट कर दिए। यहाँ पे देखिए A और B है। दोस्तों जो B एरो बताता है वो डायरेक्शन बताता है, जो एरो का हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है। जैसे यहाँ पे इस तरह का एरो है, ऊपर तरफ डायरेक्शन लगा है। यहाँ पे देखिए तो क्या है, एक कैसा है नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ फोर्स क्या लग रहा है 60 न्यूटन। दोस्तों अगर एक स्केल ड्रा करें तो सेम मैग्नीट्यूड, सेम समान परिमाण जिसको बोलते हैं, समान परिमाण होते हुए भी इसकी दोनों की दिशा क्या है, चेंज है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इसका जो वाला जो है जो दिशा है B ऊपर है, इसका दिशा B ऊपर है और यहाँ पे ये नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। तो मतलब ये अगर हम इसको पॉजिटिव लेते वाला हमारा क्या होगा, नेगेटिव। अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। जो हमारी भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ क्या क्या हैं, इसको हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। आपको मैं अपने साथ लाऊं इंग्लिश में लाने की, क्योंकि देखिए हमने यहाँ मान लीजिए जब इसी चीज़ को इंग्लिश हिंदी में लिखता फिर उसके बाद आपको डिलीवर करता तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस्टेक होने की चांसेस रहती। मैं इसको आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है कि बिना किसी चीज़ के इधर कम से कम हो जाएगी, जो हमारी गलतियाँ होंगी वो कम से कम होंगी और आप तक अच्छी चीज़ें पहुँच पाएंगी। इसलिए मैं इंग्लिश का ही PDF लिया, इंग्लिश का ही नोट्स लिया जो आपको समझाने के लिए, ताकि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ और आपको भी आगे चलकर इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम भौतिक राशि बात करें तो द बेसिक क्वांटिटी आर फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स आर दोज क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ वन अनदर। ये वो राशियाँ होती हैं जिनको हम एक दूसरे के टर्म में डिनोट नहीं कर सकते। आगे हम एग्जांपल की बात करें, जैसे लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है। लेंथ L होता है, मास M होता है, T टाइम T इसको करते हैं T। तो दोस्तों ये इस तरह के राशियाँ हैं जिनको हमको लिखने के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है।
हमारी कहलाती है भौतिक राशियाँ। अगर हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जब जब मूवीज मूवीज गेम्स गेम्स एप्स एप्स फ्री फ्री ट्रायल कर ट्रायल सकते हैं तो ऐसा आपकी पढ़ाई में क्यों नहीं? अब बेस्ट को चूज करो। अब वेदांतो ऐप के सारे फीचर्स को एंजॉय कीजिए। नाउ गेट फुल एक्सेस टू 20,000 hours of live online teaching with India's best master teachers and attend their daily live classes, mock and subject-wise tests and assignments with 1,000 plus questions, session replays, class notes and study materials available 24/7. तो बस अब बेस्ट को चूज करो। डाउनलोड द ऐप नाउ वेदांतो। हेलो प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि इस वर्ष हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हुई है। स्कूल टीचर भी हमारे साथ लगातार ऑनलाइन कनेक्ट नहीं रह पाए हैं और पीडीएफ, नोट्स, स्टडी मटेरियल वो सारी चीज़ें भी हमें बहुत अच्छे से नहीं मिल पाई हैं। बोर्ड परीक्षाओं में कैसे सवाल आते हैं इस बारे में भी हमारा कोई बहुत बढ़िया अभ्यास नहीं हो पाया है। बच्चों, मैं आपके लिए एक रिवीजन कोर्स लेके आया हूँ। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में फिजिक्स के लिए क्लास 10th और क्लास 12th के लिए ये मेरा एक रिवीजन कोर्स है जो आपको पूरे कोर्स की जानकारी देगा। ये अनलिमिटेड लाइव सेशन है, लाइव इंटरेक्टिव कोर्स है। इसमें आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कराऊंगा, आपको पीडीएफ नोट्स लिख के दूंगा जिनसे आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों, दूसरी सबसे बढ़िया बात ये है कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस आपको नहीं देनी है। बच्चों, मेरा नाम विक्रम सिंह है। पिछले 20 वर्षों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए बच्चों आपको नून ऐप डाउनलोड करना होगा। नून ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना होगा और मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कराऊंगा। ओके बच्चों, धन्यवाद। देखिए, जैसे हम बात किया था, यूनिट ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेवलप्ड बाय एल.एम. एंड टी रिस्पेक्टिवली। बात हो गई। और द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज एक्सेप्ट अबव आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, thus they are known as derived units। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा जितने भी चीजें हैं इनके यूज करने से एल, एम एंड टी, लेंथ, मास, टाइम को यूज करने से और जितनी भी राशियां या जितनी इकाइयां हैं वो हमारी कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? दो चीजें बनी है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेग और स्पीड बोलते हैं चाल। डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा विस्थापन और टाइम होता है समय। तो दोस्तों, जब विस्थापन की बात करते हैं क्या होती है? एक लेंथ होती है। जो टाइम की बात करते हैं होती है एक समय होता है। तो अगर हम इसका जब बात करते हैं वो हमारी निकल आती है एल टी माइनस टी। तो डायमेंशन हो गया। यहाँ पे दो चीजें बनी है जिसको बोलते हैं, अगर हम बात करें मीटर पर सेकेंड, मीटर और सेकंड दो चीजें हुई, उसको दोनों को मिलाकर हम एक चीज बनाए क्या? वेलोसिटी। तो ये हो गई हमारी व्युत्पन्न राशि जिसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम, बात आती है वेलोसिटी। हमने बात किया मीटर पर सेकंड को मिलाया, मीटर मीटर, वेलोसिटी और टाइम। देखिए यहाँ पे तीन चीज मिली, मीटर भी है, मीटर पर सेकंड, इसका मीटर भी है, मतलब लेंथ भी है और टाइम भी है, तब जाके हमारा एक्सेलरेशन होगा। डेंसिटी की बात करते हैं, इसमें है मास और लेंथ। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, उन्हीं तीनों को मिला करके हम एक नई चीज बना रहे हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी। ये सब हमारी होती है क्या? व्युत्पन्न राशियां जिसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। इसको प्रेजेंट करने की जो यूनिट है, इसको प्रेजेंट करने की कुछ सिस्टम है, कैसे प्रेजेंट करना है, किस चीज को क्या बोलना है। कभी हम देखिए किसी को लंबाई को मापने जाएं, कभी हम मीटर मापते हैं, कभी सेंटीमीटर नापते हैं, कभी फीट में नाप देते हैं। मापते नहीं है, आप खुद ही बताइएगा, ये जरूर मापते हैं। तो एक सिस्टम होना चाहिए ताकि हम किसी सिस्टम को एक ही चीज मेजर करें। इस तरह यहाँ भी आता है सिस्टम में यूनिट, इकाइयों की जो प्रणाली है क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। तो पहला है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम।
तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, इसको होता है एमकेएस सिस्टम। चौथा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये चौथा है। तो कभी कभी क्या सोचते हैं लोग कि तीसरा और चौथा जो है एमकेएस और एसआई दोनों एक ही है, नहीं है। जैसे भी हमने आपको बताया मेरा वेट है उसको हम कैसे नापते हैं, एमकेएस मापते हैं केजीएफ, एमकेएस का कैसे नापते हैं केजीएफ या किलोग्राम वेट में नापते हैं। लेकिन अगर यूनिट में आ जाते हैं एसआई यूनिट में दोस्तों हम क्या मेजर करते हैं, अलग अलग है दोनों। अब बात करते हैं फुट पाउंड सेकंड। इसमें क्या होता है, हम लेंथ को फुट में नापते हैं, फुट में। और जो हमारा मास है, द्रव्यमान है, उसको पाउंड में नापते हैं और टाइम को सेकंड में ही मापते हैं। दोस्तों 1 फुट इक्वल टू होता है, अगर 1 फुट की बात करें तो होता है 0.305 मीटर। इसका चेंज करना हो तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। 1 फुट इक्वल टू होता है 0.305 मीटर। वहीं 1 पाउंड की बात करें, 1 पाउंड की बात करें तो होता है 0.450 ग्राम। मतलब कि अगर 1 पाउंड है तो उसमें 450 ग्राम होता है, मतलब कि आधा, हाफ केजी से थोड़ा कम। इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक है। अब बात करते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें क्या होता है, जो हमारा लेंथ होती है उसको हम सेंटीमीटर नापते हैं। जैसे भी हमने बात किया यहाँ पर मीटर भी है, सेंटीमीटर फीट भी है। तो इसमें क्या करते हैं, लेंथ को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को ग्राम में नापते हैं, सेकंड टाइम को सेकंड में नापते हैं। मतलब कि अगर 1 किलोग्राम है इसमें हम क्या लिखेंगे 1000 ग्राम, इस वाले सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकंड में क्या होता है, हम इसमें लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को द्रव्यमान को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो ये चीज हमारे 3 है। भाई देखते हैं एसआई यूनिट क्या बोलती है। द सिस्टम कंसीडर 3 मोर फंडामेंटल यूनिट। दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 ही चीजें थी, लेकिन यहाँ पे एसआई यूनिट मानने के बाद यहाँ पर 3 यूनिट और वो क्या क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, टेम्परेचर तापमान, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं। ये सब एसआई यूनिट में आई है, ना कि एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में केवल 3 ही चीज़ों के बारे में बात करते थे, लेंथ, मास और टाइम की। लेकिन जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे 6 हो गई। वो क्या क्या हो गई, लेंथ, मास, टाइम तो था ही, विद्युत धारा हो गई, तापमान हो गया और विद्युत तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी इसमें जुड़ गई। यूनिट वही था, लेंथ, मास एंड टाइम, बाकी वो 3 फंडामेंटल थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप बहुत पढ़ते हुए होंगे। जैसे लेंथ को मीटर में यूनिट होती है, सिंबल एम होता है, और एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ मीटर है, सिंबल एम। इसी तरह इसको हम बताने वाले नहीं है आपको। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, जो टेम्परेचर है, एमकेएस सिस्टम होता है, उसमें इसको डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में मेजर करते हैं, डिग्री लगाते हैं। लेकिन वहीं अगर एसआई यूनिट में केवल केल्विन लिखते हैं। इसलिए दोस्तों आपको कहीं कहीं केवल केल्विन लिखता होगा, तो मतलब वो एसआई यूनिट में अगर आया है तो केल्विन लिखा जाता है। अगर वहीं पे एमकेएस सिस्टम है तो उसके आगे डिग्री केल्विन लिखा होता है और डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता है। ये हमारा ध्यान देने बात है कि किसमें होता है, अगर केल्विन है तो एसआई यूनिट में होगा, अगर डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन है तो हमारा एमकेएस सिस्टम में होगा। अब हम बात करने वाले हैं हाइलाइट्स पर। जितना अभी तक हमने पढ़ा उसमें कुछ हाइलाइट्स आपको याद करना जरूरी है, जो हमको अगर उसको समरी करना चाहें तो वो चीज़ आ सकती है। तो जो हाइलाइट्स है वो हमारा है, देखिए स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक्स में इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडीज एट रेस्ट। अगर जब हमारी बॉडी रेस्ट में है, मतलब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसकी मैकेनिक्स ले रहे हैं, हमारी होती है स्टैटिक्स। वहीं पर अगर हमारी बॉडी मैकेनिक्स, डायनामिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन, काइनेमेटिक डील्स। अगर हमारी बॉडी मोशन में तो हमारी कहलाती है डायनामिक। वहीं पर अगर काइनेमेटिक डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनी रिफरेंस टू द काज ऑफ मोशन। अगर हमारी बॉडी गति में है तो उसकी हम अगर उसकी स्टडी करें तो हमारी कहलाती है काइनेमेटिक्स। और वहीं पर अगर बात करें काइनेटिक्स की, तो देखिए यहाँ पर एम है, मतलब कि बड़ा नाम है, छोटी चीज़ को केवल कम ही स्टडी करना है। क्योंकि इसमें अगर हम फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे, भले नाम बड़ा है लेकिन हम फोर्स को ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम लेना है, थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर काइनेटिक्स की बात करें तो ये क्या है, डील्स with the relationship between force and resulting motion of bodies on which they act। बॉडी है, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है और उसका मोशन कैसा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी। द्रव्यमान होता है किसी बॉडी, किसी पिंड का जितना पदार्थ की मात्रा ही हमारी क्या होती है, द्रव्यमान या मास होता है। वेट इज द फोर्स विथ व्हिच अ बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल पुल।
कोई पृथ्वी का जो केंद्र है किसी पिंड को अपनी ओर जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है, पृथ्वी त्वरण के कारण, पृथ्वी बल के कारण वो हमारा वेट कहलाता है। डेंसिटी इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ऑफ सब्सटेंस। हमारी डेंसिटी होती है उसको हम रो भी कभी इंक्लूड करते हैं। फिर रो होती है, अगर रो की बात करें तो होती है हमारा एम अपान बी, मतलब मास अपान वॉल्यूम। अगर डब्ल्यू की बात करते हैं तो होता है हमारा कैपिटल डब्ल्यू वेट अपान वॉल्यूम। दोनों ही डेंसिटी है, ये हमारी मास डेंसिटी है और हमारी होती है वेट डेंसिटी। आप बात करते हैं पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर जो होता है वो हमारा हमने बताया डब्ल्यू अपान टी होता है। एक समय में या एक कुछ समय में कितना बार कर पा रहे हो हमारी शक्ति कहलाती है। रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें अगर हम शेप कोई भी फोर्स लगाएं तो उसके शेप में कोई चेंजेज ना हो, शेप और साइज में कोई चेंजेज ना हो। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल हमको मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की ही आवश्यकता होती है, वो हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम परिमाण के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो दिशा डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है उसको रिप्रेजेंट करने में, उसको दिखाने में। द बेसिक क्वांटिटी आर फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन अनदर। जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं वो यू या भौतिक इकाइयाँ हैं, वो राशियाँ होती हैं जिनको हम बिना किसी दूसरे की सहायता से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो 4 सिस्टम थे हमने आपको बताया। एफपीएस, इसका एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, मतलब किसको बोलते हैं फुट में मेजर करते हैं किसको लेंथ को, और मास को पाउंड में, और सिस्टम वो सारी टाइम को सेकंड में। अब बात किए थे हम फुट में, तो 1 फुट में होता है हमारा, फिर बता दें 0.305 मीटर होता है, और 1 पाउंड भी हम वहीं देखते खराब होगा तो वापसी है, टूटेगा फटेगा वो भी वापसी है। टूटा उधर रखते हो तो बदल नहीं, कुछ पीस टूट गया है तो बदला जाएगा। हम क्लियर बताए थे ना कि जितना रहेगा सब बदला जाएगा। एलबी लिखा होता है, उसको पॉइंट भी होता है एलबी, वो होता है 0.450450 ग्राम। सीजीएस में बात करें तो इसमें क्या होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो हमारा होता है सीजीएस। अब बात करते हैं एमकेएस में क्या होता है। एमकेएस सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट हमने बताया, इसमें थोड़ी चेंजेस है। जैसे हमने बात किया इसमें क्या करते थे, वेट, अगर हमारे पास वेट है, मैंने एग्जांपल लिया था, वेट को अगर हम तो सर फिर ध्यान दीजिए, वेट हम 2 बार बता चुके हैं क्योंकि एग्जांपल में सब पूछता है। वेट में अगर हम एमकेएस में बात करें, एमकेएस यूनिट की होता है हमारा केजीएफ या फिर किलोग्राम वेट। अभी अगर बात करें एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट में होता है हमारा न्यूटन। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, एसआई यूनिट में एक ही चीज के 2 मात्रक हो गए। जैसे आप कभी भी हम लोग क्या सोचते हैं एमकेएस एसआई एक है, लेकिन एक नहीं है, अलग अलग है। वहीं एसआई यूनिट में 3 चीजें और आ गई जिसको हम बोले थे क्या, 3 चीजें थी। एक तो था हमारा टेम्परेचर आया था, और क्या आया था, विद्युत धारा, जैसे करंट भी आया था इसी में। और दूसरा आया था इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं, वो सब इसी में आया था। किसमें, एसआई यूनिट में। एमकेएस तक हम 3 ही चीज की बात करते थे, एल और टाइम, मतलब कि लेंथ, मास एंड टाइम की बात करते थे। लेकिन यहाँ पे आकर 3 चीजें और बढ़ गई, जो कि हमारा टेम्परेचर
और करंट जो था हमारा धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और क्या हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तीनों चीजें यहाँ पर आई। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिसको आप कमेंट में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप फिल करके सभी का टाइप वाइज, जैसे 1 का क्या फिल होगा, सेकंड क्या फिल होगा, 3 का क्या फिल होगा, कमेंट में आप जरूर लिखिए ताकि आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में नए वीडियो के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। सब 120। आपका ये हो गया, ये और ये आपका ये हो गया।